हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको अपने एग्जाम यानी आपके जो एग्जाम है 3 मार्च को, उससे पहले इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। तभी आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। जो आपका 90 प्लस का सपना है तभी आपका पूरा होगा। अगर आपने अच्छे से अच्छे नंबर जब तक प्राप्त नहीं करेंगे आपका 90 प्लस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है और तभी आप एग्जाम में जाइएगा। तो जो आप मतलब कि 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इनमें से मतलब ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि खुद से करो एक वादा, 90 प्लस से ना कम ना ज़्यादा। तो आपको इस रूल को फॉलो करना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को, देखते हैं कि प्रश्न को अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसने किया? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गैरीबाल्डी ने। इटली का जो मतलब एकीकरण किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था। तो ऐसे ही आपके 4 ऑप्शन OMR में रहेंगे, आपको एक भरना रहेगा। मान लीजिए इसका ए सही है तो आपको अच्छे तरीके से OMR में से फिल कर लेना, अच्छी तरीके से आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि जो आपकी कॉपी जचेगी OMR वाली वो मतलब स्कैनर से जचेगी। जो मतलब होगा अगर वो स्कैन नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से तो आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से आपको भर कर आना है OMR। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न के, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ भी प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? आपके ऑप्शन है इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर खा इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे लगा लेना। आप अगर जानते हैं प्रश्न का उत्तर तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न को, जो हमारा अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा हैवी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए सत्ता की साझेदारी, खा सत्ता का विभाजन या गा राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए। देखिए राजतंत्र हो जाए अगर अपने देश में, बताइए कि राजा है, एक देश अगर कोई है तो वहाँ एकता अखंडता के लिए राजा होगा तो वहाँ एकता अखंडता अच्छे तरीके से नहीं होगी। और क्या कहते हैं, सत्ता का विभाजन कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई देश है तो वहाँ पर सत्ता का अगर विभाजन ही रहेगा तो उस देश में कैसे मतलब चलेगी सरकार? तो आपको ये भी ध्यान में रखना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर का सत्ता की साझेदारी, यानी कि अगर देश की एकता अखंडता के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है वो सत्ता की साझेदारी है। आपको इसे ध्यान में रखना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। तो फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? आपका ऑप्शन है तमिल, ईसाई, सिंघली या मुस्लिम। तो जो श्रीलंका है वहाँ पर सर्वाधिक सिंघली जाति के लोग हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या सीमेंट। इसमें से कौन सा एक है जो मिट्टी का प्रकार नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर घ सीमेंट, जो हमारा है वो मिट्टी का प्रकार में नहीं आता। आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस जो हमारा है वहाँ पर गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा 1848 ईस्वी में। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की, जो हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क, विलियम प्रथम या हिटलर या मैथ्सनी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर का ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल या खा बाल गंगाधर तिलक या गा महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी। अगर आप जिन प्रश्नों का उत्तर आप जानते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक हैं। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी
या पर्वतीय मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप इसे कमेंट में बताइए। काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पर इसका आंसर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आपके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसका संबंध किस देश से है? तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका संबंध हमारा फ्रांस से है। ठीक, आपको ऐसे ही आप अपने OMR शीट में अच्छे तरीके से इसे भर देना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कब चलाया गया? आपके ऑप्शन है 1920 या 1927, 1930 या 1935। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1930, आपको इसे ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। जो हमारा कपास है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी हमारा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर का काली मिट्टी, आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सलाल बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है आपका महानदी, खा चिनाब या गा सतलुज या घा कृष्णा नदी। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा चिनाब नदी पर है। जो हमारा सलाल बांध है चिनाब नदी पर है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, आपको इसे अच्छे तरीके से देख लेना। आपके ऑप्शन है 1919, 1934, 1930 या 1929। जो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर घ 1929 को महामंदी का प्रारंभ हुआ था, आपको लगाना है इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? आपके ऑप्शन है ए 1914 ईस्वी में या खा 1915 ईस्वी में, 1916, 1917। जिसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर खा 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम यानी अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया, तो 1917 में चंपारण, आपको ये भी ध्यान में रखना है, चंपारण में चलाया था 1917 चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार में है, बिहार में, आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज या चना या कपास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग चना। आपको रबी और खरीफ की फसल को अच्छे तरीके से देख लेना है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपको फसल पहचाना। इससे आपका एक नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, आपको अच्छे तरीके से इसे देख कर ही अपने एग्जाम में जाना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो हमारा वैश्वीकरण है उससे संभव बनाने वाले कारक हमारे कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं प्रौद्योगिकी, परिवहन या सूचना प्रौद्योगिकी या उपयुक्त सभी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का उपयुक्त सभी। यानी कि जो हमारा वैश्वीकरण है उसका प्रौद्योगिकी भी मतलब सहायक है, कारक है, एक परिवहन भी है और सूचना प्रौद्योगिकी भी हमारा एक कारक है। तो आपको इसे सभी लगा देना, उपयुक्त सभी। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को या तृतीय क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आपको कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है उसे मतलब नोट कर लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको ये बताना है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मुझे कमेंट में आप बताइए कि सेवा जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको इसे कमेंट में बताना है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छा से अच्छा नंबर आप पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।